पिछली वीडियो में मैंने आपको महत्तम समापवर्तक और उसको निकालने की विधियों के बारे में बताया था। आज के वीडियो में बस मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके चैप्टर में उनको सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक। और इसमें जो है सॉल्व करते करते थोड़ा सा रिकैप मैं करूंगा, है ना, ताकि जो है पिछला वीडियो जिन लोगों ने ना देखा हो उनको भी समझ में आ जाए, और जिन लोगों ने देखा हो अच्छे से पकड़ ना बना पाए हों ये चैप्टर, ये टॉपिक उनकी पकड़ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नहीं दूसरे क्वेश्चन से। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन? क्या है ये? 18, 30 और 42 का मौसा है। तो शुरू कर देते हैं भाई साहब। 18, 30 और 42 है, ये तीन संख्याएं दी गई हैं, 18, 30 और 42। इसका मौसा पूछ दिया गया है। मौसा जिनकी अच्छी पकड़ है महत्तम समापवर्तक की टॉपिक पे, तो वो इसको देखते ही बता सकते हैं कि इनका महत्तम समापवर्तक 6 होगा। कैसे होगा भाई? ये तीनों की तीनों संख्याएं देखिए 6 के पहाड़ में आ जाएंगे कि नहीं। तीनों का कॉमन फैक्टर 6 होगा। और नहीं, अगर आपको विश्वास हो रहा है तो सीधी सी बात, आप महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको ना, तो पहली बात ये है इसका समापवर्तक हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। समापवर्तक यानी समान अपवर्तक सबसे पहले निकालते हैं और पता करते हैं इसका क्या होगा महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम सीधे सीधे गुणनखंड विधि से कर लें, क्या कर लेते हैं? गुणनखंड विधि से पहले हम करते हैं। तो ये 18, ये 30 और ये 42, इन तीनों का हम अपवर्तक पहले निकाल लें, यानी गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक। तो 18 का गुणनखंड होगा, ये 18 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा ये पहले पता करेंगे हम, ठीक। तो 1 से विभाजित होगा 18 बार में, और 18 से 1 बार में, 1 18 रहेंगे हम 18, 18 1 18। फिर 2 से 9 बार में, 3 से 6 बार में, 4 के पहाड़ा में आता ही नहीं है 18, अब 5 के पहाड़ा में तो वैसे भी नहीं आना है। फिर 6 के पहाड़ा में तो 6 मैंने देखिए पहले ही लिख दिया है, 3 छक्का 18 तो 6 3 18, फिर 2 9 18 तो 9 दूनी 18, फिर 1 18 18 तो 18 1 18। तो इसके सारे अपवर्तक मैंने लिख दिए हैं, यानी सारे गुणनखंड मैंने लिख दिए हैं। ये इन्हीं सही संख्याओं से ये 18 पूरी तरह विभाजित हो सकता है, ठीक है। अब 30 के अपवर्तक लिखेंगे। 1 30 से हम 30, 2 से ये 15 बार में विभाजित होता है, तो 15 से भी 2 बार में विभाजित होगा, 2 15 30, तो 15 दूनी 30। फिर 3 से विभाजित होगा 10 बार में, फिर 4 के पहाड़ा में आता नहीं है, 5 के पहाड़ा में आता है, कितनी बार? 6 बार में। अब 6 के पहाड़ा में 5 बार में, 5 छक्का 30 तो 6 5 30, लिख दिया हमने इसके सारे के सारे अपवर्तक। अब 42 का शुरू करेंगे निकालना। तो 1 42 हम 42, फिर 2 से 21 बार में करता है 42, 21 दूनी 42, फिर ये 4 2 6, 6 आ गए इनके अंकों को जोड़ने पर ना, ये 3 से विभाजित होंगे, कितनी बार में? 3 1 3, 3 4 12, 14 3 42। फिर 4 के पहाड़ा में आएगा नहीं, 5 के पहाड़ा में वैसे भी नहीं आना है, 6 7 42, 6 के पहाड़ा में आ रहा है, 6 7 42 नोट कर दिया हमने, ठीक। तो ये देखिए हमने इनका क्या निकाल लिया, इन तीनों संख्याओं का अपवर्तक निकाल लिया, या फिर गुणनखंड निकाल लिया, है ना, या फिर फैक्टर निकाल लिया। तो गुणनखंड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये गुणनखंड विधि है। अब इसमें क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हम चुन के निकालेंगे, है ना। अगर ये इनके अपवर्तक है तो इनके समापवर्तक हम निकालेंगे। तो देखिए इनके समापवर्तक कौन कौन है? समान अपवर्तक। तो इसमें देखिए एक तीनों में एक समान अपवर्तक है, इसको नोट कर लिया, एक इन तीनों संख्याओं का समापवर्तक हुआ, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद 2 भी देखिए तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में एक समान है, तो ये भी इन तीनों संख्याओं का समापवर्तक हुआ। 3 भी देखिए तीनों संख्याओं के अपवर्तकों में एक समान रूप से मौजूद है, तो ये भी इनका क्या हुआ? समापवर्तक हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए 3 के बाद जो है 6 भी देखिए इन तीनों संख्याओं के फैक्टर्स में कॉमन है ना, तो 6 भी इनका क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर, समापवर्तक, उभयनिष्ठ गुणनखंड, बात एक ही है। फिर 9 देखिए 18 के फैक्टर्स में 9 है, 30 में नहीं है, 42 में भी कहीं 9 नहीं दिख रहा है, तो 9 को छोड़िए, अब 18 को पकड़ते हैं। तो 18 के उसमें फैक्टर्स में गुणनखंड में उपलब्ध
लेकिन 30 में तो नहीं कहीं 18 दिख रहा है, 42 के गुणनखंडों में कहीं 18 का नामो निशान नहीं है। तो ठीक है, इतने पर छोड़ देना है हमें। तो हमें सिर्फ वही संख्याएं पकड़नी हैं जो दी गई संख्याएं, ये 18, 30 और 42 इनके तीनों के गुणनखंडों में या तीनों के अपवर्तकों में कॉमन है, या फिर तीनों में उभयनिष्ठ हो, तीनों में मौजूद हो, तीनों में मौजूद रहना चाहिए। अगर 2 में मौजूद हो, किसी एक में नहीं मौजूद है, किसी एक में एब्सेंट है ये, तो हम उसको यहाँ नीचे नहीं उतारेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, इनके समापवर्तक हो गए। ठीक है, समापवर्तक। ठीक है, तो आपको महत्तम समापवर्तक से मतलब था ना, तो ये समापवर्तकों की लिस्ट में से जो सबसे महत्तम है, जो सबसे बड़ा है, उसको चुन लेते हैं, वो है 6। तो 6 ही आपका क्या हो गया, 6 ही आपका म स हो गया। क्लियर? मैं बोला था ना, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। जिनको कल के वीडियो में, कल क्या परसों के वीडियो में, है ना, ड्यूटी मेरी ऐसी है कि कभी कभी वीडियो मुझसे मिस हो जा रहा है। जैसे ही मुझे मौका मिल रहा है मैं वीडियो बना के आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया गुणनखंड विधि, फैक्टर्स मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टर्स मेथड नहीं कहेंगे, है ना। और अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसमें क्या करेंगे, 18, 30 और 42 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इनका निकालते हैं, 2 9 18 होता है, तो 2 गुणे 9 का क्या होगा, 3 गुणे 3, ये 30 होगा, 15 दूनी 30, तो 2 गुणे 15 कैसे टूटेगा, 3 गुणे 5, 3 5 15। 42 का क्या करते हैं, 7 6 का 42 होता है, तो 6 पहले तोड़ेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, फिर अब देखते हैं, चाहे तो इनको पावर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 गुणे 3 के पावर 2, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा हुआ है। इसमें देखिए ये 2 3 और 5 है, तीनों एक एक बार ही गुणा हुआ है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, फिर 42 में देखिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, सब एक एक बार अकेले अकेले बार गुणा हुए हैं। ठीक है, आपस में, तो 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या करेंगे, ऐसी ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल हैं। तो 2 देखिए तीनों में कॉमन है कि नहीं है, 2 उतार दिया, फिर गुणे का चिन्ह लगाया। और देखिए ये 3 भी देखिए तीनों के गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है, तो ये देखिए इस 3 को भी उतार लिया मैंने। और कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बचती है। तो क्या करेंगे, बस इन्हीं को मान लेंगे, यही जो है ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इनका आपस में हमने गुणा कर दिया, तो 2 3 6, है ना। तो ये देखिए ये इन तीनों संख्याओं का वो है, महत्तम समापवर्तक है। ठीक, अब इसमें देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि वाले में, इसमें देखिए 2 इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है, तो 2 को उतार लिया मैंने, उतार लिया। और फिर उसके बाद कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल है, तो वो है 3। देखिए ये 3 को भी उतार लिया और इनका कर लिया आपस में गुणा। अच्छा, अब पावर की बात आ गई, क्योंकि ये पावर वाला मैटर है, तो इसमें देखिए 2 की मैं सबसे इसमें मिनिमम पावर ढूंढते हैं। मिनिमम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटी घात। ठीक है, तो इसमें सब भी जितने भी 2 दिख रहे हैं सब में 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, तो यहाँ भी 2 के पावर 1 ही रह जाएगा। ठीक है, यही मिनिमम पावर है और यही मैक्सिमम भी है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक में हम सिर्फ मिनिमम पावर पे ध्यान देते हैं, जबकि लघुत्तम में हम सबसे बड़े पावर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और बची हुई संख्याओं का भी गुणा करते हैं। इसमें जो संख्याएं बच गई उनका कुछ नहीं करना है, उनको छोड़ ही देना है। ठीक है, चलिए अब जो है ये 3 में देखेंगे, 3 में यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 3 पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें 3 का मिनिमम पावर हम पकड़ेंगे, सबसे छोटी घात पकड़ेंगे, तो 3 की मिनिमम पावर भी 1 है। तो 2 के पावर 1 बराबर 2 गुणे 3 के पावर 1 बराबर 3, इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 ही आपका HCF है। ठीक है, तो इस विधि से भी, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी देख लिया हमने कि 6 ही आपका मौसा आ रहा है, यानी HCF आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF। ठीक है, चलिए तो ये तो आपने गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा लिया। अब इसी सवाल को हम भाग विधि से लगाते हैं। ठीक है, इसको ज़रा ऊपर कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, भाग विधि से कैसे लगाएंगे, 2 तरीके हैं भाग विधि से लगाने के। पहला, आप इनको क्या करेंगे,
लघुत्तम समापवर्तक के फॉर्मेट में लगा देंगे। 18, 30 और 42। क्लियर। अब इसमें एकदम देखिए, मैंने बोला था ना लघुत्तम समापवर्त के फॉर्म में आप इसको लिख देंगे, और उसमें भी देखिए लघुत्तम समापवर्त में भी आप इसी तरीके से भाग विधि से आप लघुत्तम समापवर्त निकालते थे, तो ठीक उसी फॉर्मेट में लिखेंगे और इसको शुरू करेंगे भाग देना। किससे भाग करेंगे? अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? वो शुरू होती हैं 2 से। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 17, 19, फिर 23, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है अनंत तक। कई सारी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी आपको। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? तो वो है आपका 2। तो इससे कोशिश करेंगे इन सबको विभाजित करने की। तो देखेंगे हम कि क्या इस 2 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो देखने पर तो यही लग रहा है कि तीनों की तीनों संख्याएं सम संख्याएं हैं और ये पूरी की पूरी तरीके से 2 से विभाजित होंगी। तो भाई विभाजित करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा 18, 2 9 18, फिर 2 15 30, फिर 2 21 42। ठीक है। अब क्या कोई ऐसी संख्या इसमें बची जो 2 से विभाजित होने वाली है? नहीं भाई, कोई नहीं बची। अच्छा, फिर अगली अभाज्य संख्या से कोशिश करेंगे। अगली अभाज्य संख्या है 3। तो 3 से क्या इनमें से कोई संख्या विभाजित हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये तीनों की तीनों विभाजित होंगी। तो 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, 3 सत 21। ठीक है। अब देखिए, क्या फिर इनमें से कोई 3 से विभाजित होने वाली संख्या बची? जी हाँ, बची। केवल एक संख्या बची। तो जब केवल एक संख्या बचे या केवल 2 संख्या बचे, अगर 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना हो, महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो महत्तम समापवर्तक निकालने में जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं जो कि जिस आप अभाज्य संख्या से विभाजित करना चाह रहे हैं, उससे सारी की सारी जो ये संख्याएं हैं वो सब विभाजित होने चाहिए। कोई एक अगर नहीं विभाजित हो पा रहा है, कोई एक अगर छूट रहा है, तो भाई हम भाग ही नहीं देंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए 3 से सिर्फ यही 3 विभाजित हो पा रहा है, बाकी तो ये दोनों छूट रहे हैं ना। तो हम लोग 3 से अब भाग करेंगे ही नहीं करेंगे, है ना। फिर अगली अभाज्य संख्या 5 है। तो 5 से इनमें से कोई विभाजित होगा? बिल्कुल, सिर्फ यही एक अकेले 5 विभाजित होगा। तो हमने बोला था कि आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिनसे ये दी गई सारी संख्या जो बच रही हैं, ये सारी की सारी संख्या विभाजित हो जाएंगी। तो ठीक है, तो इनमें से कोई संख्या ऐसी नहीं है ना, इन अभाज्य संख्याओं में, जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दें। ठीक है। ठीक है, तो बस हम अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे लघुत्तम समापवर्त में ये आगे ये वाली जो संख्याएं होती थी जिनसे हम विभाजित करते थे, इनको आपस में गुणा करते थे, वैसे ही ठीक इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक, तो 2 गुणे 3 बराबर क्या आएगा? 6। तो 6 ही इन 18, 30 और 42 का क्या है? मौसा है। क्लियर हो गया। एक तो तरीका ये हो गया भाग विधि से, और दूसरा तरीका यह जो सबसे फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि ये आसान होता है, बहुत जल्दी लग जाता है, और थोड़ा ट्रस्टेबल इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं। तो ये तरीका देखिए क्या है, ये 18, 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना था ना। तो इसमें से पकड़ेंगे सबसे छोटे वाले को। सबसे छोटा 18 है। 18 से इन दोनों में से किसी से भी भाग कर देंगे। चलिए हम पकड़ लेते हैं, चलिए 30 को ही भाग करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, तो 30 को भाग करेंगे तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार कि 30 आ जाए, तो एक बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ते ही 18 तो नहीं 36 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा होगा। तो 18 कम 18, शेष बच गया 12। और उसके बाद ये 18 इस 30 को विभाजित नहीं कर पाए, बच गया शेष 12। तो भाग विधि जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो जो शेष बचता है ना, वो हमेशा जो है, पहली बात भाग का नियम ये है कि शेष हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी और भाग करने की ज़रूरत थी आपको, आप और भाग करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे छोटा है ये शेष, है ना, ये रिमाइंडर जो है इस डिवाइज़र से छोटा है, तो इसका मतलब आपने परफेक्टली भाग दिया है। तो अब जब शेष बच ही गया है, तो करेंगे इसका क्या? करेंगे कुछ नहीं, इनसे फिर भाग करेंगे। किन को? इन 18 को, जो इस 30 को नहीं काट पाए। अब इनकी बारी आ गई कटने की। तो लीजिए भाई, काटते हैं इनको भाग करके। तो 12 एक कम 12। ठीक, और 18 में से 12 गया 6। क्लियर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पेज, कुछ चीज़ें कटेंगी। तो ठीक है,
तो ये देखिए 12 भी 18 को नहीं काट पाए, शेष बच गया 6। तो भाई जब ये काट नहीं पाए तो अब ये खुद कटेंगे इस शेष से। अब ये जो है इस भाग में जो है भाजक थे 12, है ना। इस भाग के लिए 12 शेष थे, लेकिन इस भाग के लिए देखिए भाजक यानी डिवाइज़र थे 12। तो अब ये डिवाइज़र 12 जो है इस 18 को, इस डिविडेंड 18 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाए, है ना, पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाए, और शेष यानी रिमाइंडर बच गया 6। तो अब जो है इस रिमाइंडर के लिए ये जो है कि ये 12 अब डिविडेंड बनेगा, है ना। कि भैया आइए मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ कि कैसे डिवाइड किया जाता है। तो अब जो है इनका जो रिमाइंडर 6 जो था, अब इस नए भाग के लिए डिवाइज़र बन गया। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ये डिविडेंड पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 6 दूनी 12, और देखिए 12 को पूरी तरह विभाजित कर दिया किसने, 6 ने। तो 18 और 30 में, 18 और 30 का जो हीरो बन के निकला है हमारा HCF, वो है 6। तो 6 तो इन दोनों को जो है कि इनका महत्तम समापवर्तक निकला है 18 और 30 का। भाई 42 तो अभी बचा ही है, तब 42 का क्या करें हम। तो जो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ये 6 है, उससे फिर 42 के साथ हम HCF हम निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो करते हैं भाग इसमें। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 42 आएगा। तो 6 सते 42। तो भाई साहब देखिए पूरा का पूरा विभाजित कर दिया इस 42 को इस 6 ने। तो 6 ने इनको भी परास्त कर दिया, इनको भी पूरी तरह विभाजित कर दिया। तो फाइनली 6 ही आपका हीरो है, 6 ही आपका HCF है। और यही जो है इस 18, इस 30 और इस 42 को पूरी तरह विभाजित करने की शक्ति रखता है ना, है ना। अब देखिए यही खासियत है भाई, ये जो आपका 6 आया है महत्तम समापवर्तक, ये जो है आप इस महत्तम समापवर्तक की खासियत ये होती है कि जिन संख्याओं का आप महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जैसे इसमें 18, 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक आप 6 निकाल रहे थे, तो वो तो आया है 6। और इस 6 की खासियत है, इस महत्तम समापवर्तक की खासियत है, ये इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देगा। देखिए 18 को कितनी बार में विभाजित करेगा, 3 बार में, और 30 को 5 बार में, और 42 को 7 बार में, है ना। 6 3 18, 6 5 30, 6 7 42, है कि नहीं, क्लियर। तो वही चीज़ है। तो देखिए अगर आपके बुक में या आपके एग्ज़ाम में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 30 और 42, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन रहें, कोई भी और संख्या दे दिया रहे कि इन संख्याओं के पूरी तरह उसका जो है भाग लग जाए, या फिर ये जो है कि दी गई संख्याएं जो हैं उस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उसमें सीधे सीधे हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, है ना, HCF निकालेंगे। ठीक। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 20, 30 तथा 50 का म स होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तीसरा है 20, 30 और 50 का म स पूछ दिया है भाई। तो बताइए 20, 30, 50 का म स क्या होगा। आपके ऑप्शन में अगर आप ढूंढेंगे तो ऑप्शन से सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं। A है 5, B है 10, हैं, और C है आपका 15, और D है आपका 17। तो भाई महत्तम समापवर्तक की बात किया है। मैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही मन में ये सोच लिया था कि इन सब का म स 10 होगा। कैसे होगा बताता हूँ। तो महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, तो एक सबसे बड़ी संख्या हम लोग को ढूंढना है भैया जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। तो इस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या है 17। 17 से इसमें से एक भी संख्या विभाजित हो जाए तो बताइए। तो नहीं विभाजित होने वाली है, तो 17 को पहले हटाइए। 15 से इसमें से सिर्फ 30 विभाजित होगा। 15 दूनी 30, 20 तो कभी विभाजित होने से रहा, 50 भी विभाजित होने से रहा, तो सिर्फ 30 विभाजित हो जाएंगे। इसके लिए हम 15 को HCF थोड़े चुनेंगे, है ना। एक ऐसी संख्या ढूंढना है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वही इनका महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है। समापवर्तक और समापवर्त्य में भाई फ़र्क होता है। मैं बार बार जो है समापवर्तक को समापवर्त्य बोल दे रहा हूँ। जैसे अब देखिए कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। अपवर्त्य और
अपवर्तक। ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द अलग हैं, है ना। अपवर्त्य मतलब क्या होता है? मल्टीपल होता है, गुणज होता है ना, पहाड़ा होता है ना। जैसे 5 के 2 अपवर्त्य बताइए, तो 5 के 2 अपवर्त्य कौन कौन है भाई? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गए, ठीक है, बता दिया मैंने 5 के अपवर्त्य। अच्छा, अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक होता है गुणनखंड, गुणनखंड, या फिर इसको कहेंगे इंग्लिश में फैक्टर, ठीक है। इसको अपवर्त्य को इंग्लिश में मल्टीपल बोलेंगे, मल्टीपल, ठीक है। तो अपवर्तक मतलब कि जैसे कि एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह उसका अपवर्तक है। जैसे 6 का अपवर्तक कौन कौन सी संख्या होंगी? 1, 2, 3 और 6 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये सारी संख्याएं इस 6 को विभाजित कर देती हैं, इसलिए ये जो हैं चारों संख्याएं इसकी अपवर्तक होंगी, ठीक है। देख लीजिए, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उनको भी मैं इसमें सब कुछ समझाते चल रहा हूँ, है ना, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब, हाँ, तो हमने 17-15 को ट्राई कर लिया था, कोशिश कर लिया था इन सबसे विभाजित करके। ये जो है पूरा का पूरा इन तीनों संख्या को विभाजित नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही 10 की बारी आई, हमने देखा 10 की विभाज्यता का नियम हमारे दिमाग में तुरंत आ गया बिजली की तरह। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? वह सभी संख्याएं जिनके आखिरी में, जिनके अंत में, जिनके इकाई का अंक कम से कम 1 शून्य हो, बस 1 शून्य मिलने भर की देरी है, हम लोग कह सकते हैं कि वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ तो तीनों की तीनों संख्याओं के आखिरी में 1-1 जीरो है, तो ये सारी की सारी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। इसलिए 10 तो इनका पक्का जो है समापवर्तक होगा, ठीक है, और यही महत्तम समापवर्तक होगा, क्योंकि इसके बाद जो ये है 5 जो है 10 से छोटा है, ये तो महत्तम नहीं है। हालांकि ये सारी की सारी संख्याएं, तीनों संख्याएं 5 से विभाजित हो जानी हैं, है ना। 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 दहा 50, है ना। ये भी इनका समापवर्तक है, लेकिन ये महत्तम नहीं है। महत्तम किसकी तुलना में? 10 की तुलना में। 10 इनसे बड़े हैं, तो 10 बड़े हैं तो भाई यही हो गए इनके महत्तम समापवर्तक। 5 को हम छांट देंगे, है ना। तो क्लियर? तो ऐसे मैंने ऑप्शन बी निकाल लिया ऑप्शन से। और नहीं तो भाई साहब चुपचाप आप जो है इनका महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। ये रहे 20, ये रहे 30 और ये रहे 50, निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, कोई समस्या नहीं है। तो 4 पचे 20, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, गुणे 5। और 30 का क्या होगा? 6 पचे 30, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। और 50 का क्या होता है? 5 दहा 50 या 10 पचे 50, तो 2 25 दूनी 50 भी होता है, 2 गुणे 5 गुणे 5, है ना। 5 पचे 25 दूनी 50, ठीक है। इसी में से छाट लेते हैं। 2 तीनों मौजूद है, 2 उतार लिया। 5 तीनों में मौजूद है, 5 को भी उतार लिया। और ये देखिए बेढंगे हैं तीनों के तीनों, एकदम एक मीर घाट एक तीर घाट, है ना, ऐसे। तो ऐसे सब अलग अलग हैं, तो छोड़िए इसको, बस कॉमन संख्या हम पकड़ते हैं। तो इनका एचसीएफ आया 2 पचे 10। क्लियर हो गया? तो बस यही है। अब आप चाहे तो भाग विधि से भी निकालिए, है ना, चाहे तो गुणनखंड निकाल के निकालिए। तो हम इतना झमेला पालने नहीं जाएंगे। आपको मैंने बता दिया है, जो आपको सबसे सिंपल लगे उस तरीके से निकालिए, ठीक है। तो पकड़ते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये आप खुद लगाएंगे, चौथा मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। अब है पाँचवा के बाद छठवां है, तो पाँचवा पहले लगाते हैं। पाँचवा में क्या बोल रहा है? 91, 112 तथा 49 का मौसा है। 91, 112 और 49 का मौसा। अब देखिए, इसमें आपको लग नहीं रहा है ऐसा कि ये सारी की सारी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? मैं कैसे 7 को पकड़ लिया हूँ? क्योंकि ये 49 जो है ये एकमात्र 1 और 7 और 49 से विभाजित होने वाली संख्या है ना। तो 7 से विभाजित हो रहा है, ये भी देखिए 7 से विभाजित होगा, ये भी, है ना। तो ये आपका 13 सत्ते 91, ये 16 सत्ते 112, ये 7 सत्ते 49, सब में 7 का गुणा हुआ है। तो ऐसे ही इनका मुंह देख के ही मैं बोल दिया कि ये सारे के सारे संख्याएं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। 7 इनको पकड़ के पीट देगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका पोस्टमार्टम, ठीक है। तो
भाग विधि से निकालते हैं, है ना। चलिए इनमें से कोई भी, अब 112 को छोड़ के इन दोनों में जो छोटा आपको दिख रहा है उसको पकड़ लेते हैं। हम एकदम उल्टे पुल्टे तरीके से पकड़ के निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 49 को ही हम पकड़ते हैं और इससे भाग करते हैं सबसे पहले 112 में ही, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 49 सबसे छोटा है तो उसके बाद जो है उसके बाद वाला छोटे वाले को ही पकड़ के हम भाग करेंगे। 49 को पकड़ लिया सबसे छोटा, तो उससे जो है इन दोनों में से किसी से भी भाग करके हम लोग शुरू कर देंगे। तो पहले 49 और 112 का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, फिर जो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक आएगा उससे हम 91 का निकाल देंगे, ठीक है। तो 49 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 112 के नज़दीक संख्या पहुंच जाएगी। तो 49 दूनी 98, कैसे मैंने निकाला, 50 दूनी 100 होता है, तो 49 एक कम है तो 49 दूनी 98 होगा, है ना। खैर, तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे बचा 0, 10 में से 9 गया 1, 14। तो भाई ये तो 49 112 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाए, शेषफल बच गया जो कि 49 से छोटा है। तो पहली बात तो ये है कि ये भाग एकदम करेक्ट लगा है, क्योंकि शेषफल जो है आपका डिवाइज़र से, भाज्य से छोटा है। तो खैर चलिए, अब जो है कि ये शेष बच गया, इसमें 49 112 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाया, तो अब जो है ये शेष इनको पकड़ेगा वापस से 49 को, क्योंकि ठेका इनको मिला था इनको पूरी तरह विभाजित करने का, ये फेल हो गए, तो अब इनको पकड़ के इनको ये 14 विभाजित करना शुरू करेगा। चलिए 14 छक्का, अरे 14 छक्का 14 तियाँ 42 होगा। फिर इसमें 7 शेष बचेगा। तो भाई ये 14 भी 49 को विभाजित नहीं कर पाए, तो अब फिर इनकी बारी आएगी कि बहुत काबिल बन रहे थे, आ जाइए अब आपको मैं विभाजित करता हूँ, मैं शेष बचाऊँ तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 14 आएगा, 7 दूनी 14, ये पूरी तरह विभाजित हो गए, है कि नहीं। तो 49 और 112 का महत्तम समापवर्तक आपका आया है 7, है ना। अब क्या करेंगे, अब इस 7 का और 91 का हम लोग निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे 7 और 91 को पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने 49 और 112 को पकड़ा था, जिनका मसा आया है आपके सामने, क्या आया है, 7 आया है। अब जो 7 और 91 का निकालेंगे तो 7 रहा ये और ये रहा 91, तो 7 एक कम 7, आपका बचा 2, फिर 1 उतर जाएगा, है ना। फिर जब ये 1 उतर जा रहा है तो ये तो अभी आपके भाजक से छोटा है, अरे बड़ा है तो अभी और काटेंगे, ये थोड़े ना कि यहीं पकड़ लेंगे 7 को कि चल भाई अब मेरी बारी आ गई। इतनी जल्दी नहीं करना है, बस ये देखना है कि जो शेष बच रहा है वो भाजक से आपके छोटा है कि बड़ा है। तो भाजक से बड़ा है, डिवाइज़र से बड़ा है आपका रिमाइंडर, तो अभी एक बार और ले जाएंगे कम से कम, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 21 आएगा, तो 3 बार, 7 त्रिक 21 हो गया पूरी तरह विभाजित। तो ये 7 ही इसमें भी हीरो बन के निकल आया। तो 7 और 91 का भी महत्तम समापवर्तक 7 होगा। तो फाइनली जो है 7 ही हीरो बन के निकला। ये इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकता है। तो इन तीनों संख्याओं 91, 112 और 49 का महत्तम समापवर्तक 7 होगा। तो 7 आपका ऑप्शन ए है। पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं, तो कोई बात नहीं, आगे मैं बताते रहूँगा, ठीक है। अब अगला है छठवां 9, 36, 108 का मौसा निकालना है, ये तो आप खुद निकालेंगे। फिर अगला है 7वां, ये महा आसान क्वेश्चन है, 5, 10 और 15 का मौसा क्या होगा, ये भी आप ही निकालेंगे। फिर क्या है, फिर है 128, 288 और 160 का मौसा, ये मैं बता देता हूँ। तो क्या है भाई, निकाल के हम देखते हैं। ये संख्या है 128, 288 और 160, ठीक है। तो इनमें हम सबसे पहले ये 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्या में से हम कोई भी 2 संख्या पकड़ लेते, कोई भी 2 संख्या। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे छोटे को छोड़ के उसके बाद वाली दोनों संख्याओं को पकड़ के इनका मौसा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 288 और 160 का मौसा निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। तो इनमें छोटी संख्या है 160, तो इससे हम भाग करते हैं 288 में। 160 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 288 आए उससे ज़्यादा ना आए। तो इस 16 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 28 आए उससे ज़्यादा ना आए। 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 16 दूनी 32 होगा, इसलिए 1 बार पढ़ते हैं। तो 1 0 0, 16 1 कम 16, 160 आएगा। तो इसमें से 8 में 0 गया 8, फिर 8 में से 6 गया 2, फिर इस 2 में से 1 गया 1।
तो शेषफल हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो है भाजक से छोटा आना चाहिए। तो इसमें छोटा आ रहा है, तब आगे बढ़ेंगे हम। तो अब ये जो है ये भाजक थे, ये इसमें पूरी तरह इस भाज्य में पूरी तरह इसको विभाजित नहीं कर पाए, बच गया शेष 128। तो अब यही जो यहाँ के भाजक यहाँ आके डिविडेंड यानी भाज्य बन जाएंगे। तो करते हैं इनमें भाग फिर। तो 128 का पढ़ा 128 बार ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, वो कट नहीं पाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा आपका 5, 5 में 2 गया 3, 32 आया, 1 से 1 कट जाएगा, फिर शेष बचा। फिर अब ये शेष 132 इस 128 को विभाजित करेगा, है ना। इसको भी भाग करने का मौका देते हैं इसमें। तो कितनी बार जाएगा, अगर ये 4 बार ले जाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं का मसा कितना आया है, इन दोनों संख्याओं का मसा आया है 32। ठीक है, तो इनका मसा 32 आ गया। तो अभी ये एक संख्या तो बची हुई है ना। तो अब इनका और इन दोनों के हीरो 32 को एक बार मैदान में उतारते हैं। तो ये रहा आपका 128 और इन दोनों का हीरो, इन दोनों का मसा 32। इन दोनों का जो है मसा निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फाइनल हीरो कौन आता है आपके सामने। तो ये रहा आपका 32, छोटा इन दोनों में यही है। तो इससे इस बड़े वाले में भाग करते हैं। मौका पहले इसको देते हैं, छोटे वाले को, कि चलो भाई तुम अपना करामात दिखाओ। तो 32 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि आपका 128 आएगा। तो 4 बार पढ़ देंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, लीजिए पूरी तरह विभाजित हो गया। तो ये 32 तो सबके लिए हीरो निकला। ये 32 इस 128 को भी विभाजित कर दे रहा है और यही 32 इन दोनों का मसा है। इसका मतलब ये इन दोनों को विभाजित कर सकता है। तो यही 32 आपका फाइनल मसा है ना। ये 32 इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकता है ना। तो अब ऑप्शन ढूंढते हैं 32 कहाँ है। तो 32 है ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 9वां करेंगे आप खुद से। इसका मसा क्या हो सकता है, 15 होना चाहिए, है ना। 15 होना चाहिए, कम से कम 15 तो होना ही चाहिए। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। कैसे रहेगा, निकालना आपका काम है ना। मेरे बता देने भर से आप चुपचाप बैठ नहीं जाएंगे, आप खुद से करेंगे इसे। फिर 10वां भी आप खुद से करेंगे, 11वां भी भले देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करेंगे आप खुद से। फिर 12वां भी आपसे खुद से करना है। ठीक है, अब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन छुड़वाया था, पहला हम लगाएंगे आपके सामने। थोड़ा बड़ा दिख रहा था इसलिए। ठीक है, अब मेरे पेज पे इतना स्पेस है, क्या है स्पेस। खैर चलिए पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। देखिए क्या है इसमें 1872, 1584 और तथा 336 का मसा निकालना है। ठीक, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा पेज कम ख़त्म हो और इंक भी कम ख़त्म हो। तो मैं छोटे वाले को छोड़ के इन दोनों पहले बड़े वालों को पकड़ता हूँ। ठीक है, इससे मेरा कैलकुलेशन भी सही होगा। ठीक है, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो इनमें सबसे छोटा कौन है इन दोनों में, तो ये है 1584, ये है 1872। ये 1500 1800 में फ़र्क तो है ही, ये 1584 छोटा है इससे। तो 1584 से हम भाग करेंगे 1872 में। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। 2 बार करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, जो 18 से बड़ा है। तो ये रहा आपका 1584 आया। तो 12 में से 4 गया, 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, है ना। तो 12 में से 4 गया, 8 हो गया। ये आपका हुआ आपका 6, 16 में से 8 गया, फिर 8 हो गया। फिर यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 गया, 2 हो गया। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा। तो देखिए शेष बचा भाजक से छोटा, तो भाग हम लोगों का परफेक्टली जा रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो अब देखिए ये शेष बच गया इसमें। तो ये इस भाग का जो है, जो भाजक है, डिवाइज़र है, वो यहाँ पे डिविडेंड बनेगा, वो यहाँ पे भाज्य बनेगा। इनको हम भाग करेंगे इस रिमाइंडर से, जो कि अब इस नए भाग के लिए डिवाइज़र बन गया है, यानी भाजक बन गया है। मेरे शब्दों पे आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि मैं हवा में बातें कर नहीं रहा हूँ। ठीक, तो अब इसमें पकड़ेंगे 2 को। 2 का पहाड़ा 15 कैसे आएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 सते 14 होता है। लेकिन 7 बार अगर आप ले जाएंगे
तो ये ज़्यादा वैल्यू आएंगी, इसलिए आप पकड़ेंगे सीधे सीधे 28 को। 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 158 आ जाए, तो 28 छोड़िए आप 30, इससे 2 बढ़ा लीजिए, 30 राउंड ऑफ कर लीजिए, है ना। 28 के बाद 29, 30 आता है। 30 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 150 या 158 या 160 आ जाए, ठीक है। तो 30 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 5 बार पढ़ सकते हैं, तो 5 बार पढ़ लीजिए। तो 5 8 40 का 0, ये भाग करने की अपनी टेक्निक है ना, कि कैसे सही एक ही बार में सही वैल्यू आए गुणा करने पर, ठीक है। तो 5 8 40 का 4, अच्छा 5 8 40 का 0, हासिल बचा 4। फिर 5 8 40 40 4 44, हासिल बचा 4। 5 दूनी 10 4 14। देखे आप, अब देखिएगा पक्का जो है शेष इस भाजक से छोटा आएगा। 4 में 0 गया 4, 8 में 4 गया 4, 5 में 4 गया 1, देखिए कट गया। आ गया ना शेष इससे छोटा, बड़ा तो नहीं आया, ठीक है। अब जो है कि ये जो है भाजक इसको पूरी तरह नहीं काट पाए, शेष बच गया। तो अगली भाग की प्रक्रिया हम चालू करेंगे, जिसमें ये शेष ही आपका भाजक बनेगा। और इससे पहले वाले भाग, जो ये वाला भाग था, इसका जो भाजक था वो यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, हाँ, डिविडेंड हो जाएगा, ये बटने लायक बन जाएगा। 288, तो 144 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 288 आएगा। तो देखिए ये 14 है, ये 28 है, 14 दूनी 28, तो 2 बार पढ़ के देखते हैं। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, पूरी तरह विभाजित है भाई साहब। तो इन दोनों संख्याओं का, किन दोनों संख्याओं का, ये है 1872 और दूसरी संख्या है 1584। इन दोनों का मस आया है फ़िलहाल के लिए 144, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो है इन दोनों का मस 144 आया है। अभी ये संख्या बची हुई है, ये परेशान है ना, अपने ग्रुप का हीरो चुनने के लिए। तो चलिए इनकी भी परेशानी को ख़त्म करते हैं। अब इनका और इनका हम लोग मस निकालते हैं। तो निकालते हैं 144 और किसका, 336 का मस। तो यहाँ करते हैं भाग, इनका भाग विधि से हम निकाल रहे हैं। आपको भाग विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, सभी तीनों चारों तरीके से पता है ये निकालना, है ना। महत्तम समापवर्तक, कोई कठिनाई नहीं है आपको। तो ये पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार कि 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ देते हैं, क्योंकि ये 14 है, यहाँ पे ये 33 है, 14 ने 28, 34 42 होता है, तो 2 बार तो पढ़ना जरूरी है ही। एक बार पढ़ते तो इससे बड़ा शेष बचता है ना। तो यहाँ पे आएगा 288, ठीक है। ये मैं पहले से कैसे तय कर लिया था कि 288 आएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है ना 2 बार 144 का पहाड़ा। तो यहाँ 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचा 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, कट गया। फिर ये 48 अब शेष बचा, तो ये इस भाजक को पकड़ के डिविडेंड बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे और करेंगे भाग उसमें 48 से। तो 48 का पारा कितने में पढ़ेंगे, तो 8 के 100, 8 8 दिन 16, 8 तरीके 24, 3 बार पढ़ते हैं। 3 8 24 का 4, हासिल बच गया 2, 3 चौका 12, 2 14, कट गया पूरी तरह। तो इसमें HCF आया 48, तो इन दोनों का HCF का आया, इन दोनों का HCF आया है 48, है ना। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 48 आया है ना। और इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 144 आया था, है ना। देखिए यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 144 आया था। 144 गए थे इनको चैलेंज करने, है ना। तो पता चला इनका जो हीरो था उनको और इनको हरा के फाइनल हीरो 48 आ गया। तो 48 जो है, जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा था, इनको हीरो था, उनको भी तो हरा दिया। तो इसका मतलब ये अब 48 जो है इनके हीरो को हरा चुका है और ये अकेले 336 को भी हराया था। तो ये 48 अब इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो फाइनल आपका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 48 होगा। तो आप अब अपने ऑप्शन में ढूंढेंगे, ऑप्शन आपका सी है जो कि सही है। बस इसी पे आप क्लिक कर देंगे, है ना। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो बस अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको जहां मिलेंगे उनको बहुत अच्छे से इनको ऑपरेशन करके आप लगा देंगे, है ना। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको वो बीच में भी लगाते हुए क्वेश्चन आपको बताया था कि जब आपसे पूछे महत्तम समापवर्तक की खासियत एक होती है, क्या खासियत होती है, वो जो है देखिए, जो दी गई संख्याएं हैं, जैसे में 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका महत्तम समापवर्तक जो ये 48 आया है ना, ये जो है इन दी गई संख्याओं को पूरी की पूरी तरह विभाजित कर देता है ना।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो वह संख्या क्या है ना। या फिर ऐसा पूछ दे कि इन तीनों संख्याओं को पूरी के पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या निकालेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में आप इनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, है ना। तो महत्तम समापवर्तक निकालने पर जो संख्या आ रही है उस संख्या की खासियत ही यही है कि वह इन दी गई तीनों संख्याओं या 4 संख्याओं या 5 संख्याओं या सिर्फ 2 ही संख्याएं हों, है ना, उन सब को पूरी तरह विभाजित कर देगा। क्लियर? तो ठीक है, अब इसी पे बेस्ड, इसी पे आधारित एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है आपके ऊपर स्क्रीन पर। तो देखिए क्या है, वह कौन सी बड़ी सी सबसे बड़ी संख्या है जो 84 और 105 जिससे 84 और 105 पूरी विभाजित हो जाए। कितनी अच्छी बात है, कितना बढ़िया सवाल है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 13वां, और ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 84 और 105, है ना। तो इसमें बोला है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात कर दिया है। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं जिससे ये 84 तथा 105 पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों संख्याएं पूरी विभाजित हो जाएंगी, तो वह सबसे बड़ी संख्या हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या की तलाश तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को पूरी की पूरी विभाजित कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 84 को पूरी की पूरी विभाजित करने वाली संख्याएं ज्ञात करते हैं, यानी इनके फैक्टर्स ज्ञात करते हैं। तो 84 के फैक्टर्स यानी 84 को के अपवर्तक 84 के अपवर्तक या 84 के गुणनखंड जो कि इनको पूरे के पूरे विभाजित कर सकते हैं, उन्हें हम ज्ञात करते हैं। तो वह संख्या सबसे पहले तो 1 होगी और दूसरी होगी 84 स्वयं, है ना। 84 खुद को तो काट ही सकती है ना, 84 एक कम 84 बार में। ठीक, और 1 तो सभी संख्याओं को काटती है, तो ये 84 क्या चीज़ है, 1 84 को 84 बार में काटेगी भाग देने पर। ठीक, तो 1 84 में 84 और 84 एक कम 84, फिर 2 से भी कट जाएगी क्योंकि यह सम संख्या है, तो 2 से कितनी बार में कटेगी, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार में। फिर 3 से भी कटेगी क्योंकि इनको अंकों का योग है 8 4 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए विभाज्यता के नियम के अनुसार इन्हें 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं कितनी बार, तो 3 दूनी 6, 3 8 24, लीजिए 28 बार में पूरी तरह विभाजित हो गए। फिर 4 से भी विभाजित होंगे, 4 से कितनी बार में, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 21 बार में। 5 से विभाजित हो ही नहीं सकते, 6 से होंगे कि नहीं, जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गए तो पक्का है 6 से विभाजित होंगे। 6 से कितनी बार होंगे, 6 एक कम 6, फिर 2 से इस बचा 6 चौके 24, 14 बार में। फिर 7 से पक्का विभाजित होंगे, कितनी बार होंगे, है ना। जब 14 से विभाजित हो रहे हैं तो 7 से भी विभाजित होंगे, क्योंकि इस 14 में कहीं ना कहीं 7 तो मौजूद है, 7 दूनी 14 है कि नहीं। तो 7 से कितनी बार में, ये होंगे आपके 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 12 बार में विभाजित हो जाएंगे। फिर 8 से नहीं विभाजित होंगे, 9 के पहाड़ा में ये आते ही नहीं हैं, 9 9 81, 9 10 में 90, इनके बीच में कहीं 84 हैं, पहाड़े में है नहीं। ठीक है, फिर 10 से नहीं होंगे, 11 से नहीं होंगे, सीधे 12 से होंगे, तो 12 हमने लिख दिया है, 12 7 84। फिर 14 से होगा सीधे 14 छक्का 84, फिर 21 चौक 84, फिर 28 तियाँ 84, 42 दूनी 84, 84 एक कम 84। ठीक है, फिर 105 का भी निकालते हैं गुणनखंड, ये रहा आपका 105, और हम निकालते हैं का गुणनखंड। तो क्या है भाई साहब, तो ये पहले कटेगा 1 से 105 बार, फिर 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से कटेगा क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए 5 1 6, 6 में 0 जोड़ दिया 6 ही होता है, तो इसलिए 3 से ये कटेगा कितनी बार में, तो ये 3 तरीके 9 और 3 पचे 15, 35 बार में। फिर 4 से विभाजित होगा नहीं, 5 से होगा, पक्का होगा, कितनी बार में, 21 बार में। 21 5 105, ये पहाड़ा मुझे याद था। फिर 6 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो तो 6 से कटेगा ना, तो इसमें 3 से विभाजित हो रही है, 2 से नहीं हो रही है। फिर 6 के बाद 7 से देख सकते हैं हम भाई, 7 से कट जाएगी, कितनी बार, कैसे में पता चला कि 7 से कटेगी, क्योंकि 21 से कट रही थी, 21 से कट रही थी, तो 21 7 से भी कटता है ना, तो पता चल गया भाई मुझे। तो 7 से 7 एक कम 7, 3 10, 7 पचे 35, 15 7 105। फिर 8 से नहीं, 9 से नहीं,
है ना। 10 से नहीं विभाजित हो सकती है भाई, फिर 11 से भी नहीं विभाजित होगी, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से नहीं, सीधे 15 से विभाजित होगी। ठीक, तो फाइनल इनका जो है गुणनखंड हमने पता कर लिया। तो ठीक है, अब क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ते हैं, है ना, दोबारा पढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें 84 और 105 पूरी तरह विभाजित हो जाए ना, वह संख्या पता करना है ना। तो पहले तो इनको अलग अलग हमने ये संख्याएं, ये 84 है किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी वो हमने पता कर लिया। और 105 को भी मैंने पता कर लिया कि 105 किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, ये मैंने पता कर लिया। ठीक है, इन सबको सेपरेटली अलग अलग हमने ये पता किया कि ये संख्याएं किससे पूरी तरह विभाजित होंगी। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्याएं पता करना है जिनसे 84 और 105 दोनों पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तो इनमें सबसे पहली संख्या है 1, 1 से देखिए दोनों पूरी विभाजित होंगी। फिर अगली संख्या है 3, 3 से भी दोनों पूरी तरह विभाजित होंगी। फिर अगली संख्या है 7, 7 से भी ये दोनों पूरी तरह विभाजित होंगी। फिर उसके बाद है अगली संख्या ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 12, 14, इसमें कहीं 12, 14 दिख ही नहीं रहा है। 21 मौजूद है भाई, 21 से भी ये दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। फिर उसके बाद 28 कहीं नहीं दिख रहा है, 42 भी कहीं नहीं दिख रहा है, 84 भी कहीं नहीं दिख रहा है। और किसी संख्या से ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती हैं दोनों इकट्ठे, है ना। तो भाई देख लिया, फाइनली जो है ये 4 संख्याएं निकल के आती हैं जिनसे ये दोनों संख्याएं पूरी की पूरी विभाजित होंगी। ठीक है, तो इनमें क्या है, फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पूछा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिनसे ये दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तो भाई इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। ये संख्याएं तो पता कर ले जिनसे ये पूरी तरह विभाजित हो रही है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो जिनसे जो है ये दोनों संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या है 21, है ना। 21 जो है इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगा। 84 को 4 बार में विभाजित करेगा, 21 चौके 84, और 105 को 5 बार में पूरी तरह विभाजित करेगा, 21 पचे 105, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या भी हमने पता कर लिया। ठीक है, तो ये जो है हीरो 21 ही है जिनसे ये दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी, और यही सबसे बड़ी संख्या है ना। क्लियर। अच्छा देखिए, जाने अनजाने में हम लोगों ने इन दोनों संख्याओं का अपवर्तक सबसे पहले निकाला, फिर अपवर्तक के बाद हमने समापवर्तक निकाला। ये देखिए निकाला कि नहीं निकाला समापवर्तक, और समापवर्तक में से हमने जो है अनजाने में ही सही महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा समापवर्तक छांट लिया है कि नहीं। तो फाइनली हम जो है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हम लोगों ने निकाल लिया है ना। तो ये जो है 21 इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। तो इसका मतलब ये है, इससे यह सीख मिलती है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये मतलब 2 या 3 संख्याएं कुछ ऐसी दे दें कि ये सब जो है पूरी की पूरी विभाजित हो जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशंस में हमें उन जो दी गई संख्याएं हैं उनका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक, तो अगली बार से जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखें तो आप सीधे सीधे कुछ ना करें, इनका महत्तम समापवर्तक जिस भी विधि से आप जितनी जल्दी निकाल सकते हैं उससे आप निकालिए। हम निकालेंगे भाग विधि से। ठीक, 105 तो 84 एक कम 84, 5 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 21। अब 21 से भाग करेंगे 84 में, 21 चौके 84 पूरी तरह विभाजित हो गया। तो हीरो कौन बन के आया, 21 ही आपका मस है। और 21 ऐसी संख्या है जो इस क्वेश्चन में दिए गए दोनों संख्याओं को 84 और 105 को पूरी तरह विभाजित कर सकता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, देखिए कितनी आसान सी बात है। ठीक है, अब क्या है, अब 14वां क्वेश्चन पे हम आते हैं। 13वां तो बहुत आसान था, हमने एक एक करके उसकी सारी परतें खोल दी, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को एकदम पकड़ के हम लोग पूरा ऑपरेशन किया हम लोगों ने, है ना। 14वां क्या है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो पकड़ लेते हैं भाई 2 लगातार विषम संख्याएं। ठीक है, सबसे पहली सम संख्या हो या विषम संख्या हम प्राकृतिक संख्या में ढूंढते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग अगर लिखना हो तो ठीक है, यह 13वां क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं भाई साहब, 13वां नहीं यार 14वां 13वां तो हमने लगा दिया। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या में हमें सम और विषम संख्याएं दोनों देखने को मिलती हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये आपको पहले चैप्टर से पता है। तो इसमें जो है दो लगातार सम संख्या और विषम संख्याओं का पूछा है महत्तम समापवर्तक। तो ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया। कभी आपसे ऐसे पूछ दे कि दो लगातार सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है हम लोगों को, ठीक है। अरे लेकिन लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं पूछेगा। लघुत्तम समापवर्त में कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। महत्तम पूछ सकता है। एक मिनट जरा। तो सबसे पहले हम इसमें से विषम संख्याओं को छांटना शुरू करते हैं। तो विषम संख्या देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ऐसे ही अनंत तक विषम संख्याएं जाएंगी, ठीक है। तो विषम संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्या होती हैं। ये देख लीजिए लगातार विषम संख्याएं हैं, एकदम क्रमागत विषम संख्याएं। इनमें से कोई भी संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। हमेशा 2 से भाग करने पर ये सब की सब एक जो है रिमाइंडर के रूप में या शेषफल के रूप में छोड़ेंगी, ठीक है। क्लियर। तो इनमें से कोई भी 2 विषम संख्याएं लगातार जो हों, है ना, एक क्रम में हों, उनको हम नोट कर लेते हैं। हम चलिए 2-3 जोड़े नोट करेंगे। पहला 5 7 को हम नोट करते हैं, ठीक। इनका महत्तम समापवर्तक निकाल के देखेंगे। फिर चलिए 11 13 को नोट करते हैं। 11 और 13 का मसा हम निकाल के देखते हैं। फिर चलिए इसमें 13 और 15 को हम लोग नोट करते हैं। ये रहा आपका 13 और 15, ठीक। और चलिए 1 3 को भी नोट कर लेते हैं, 1 और 3। और इनका हम बारी बारी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो सबसे पहले 5 और 7 का हम निकालते हैं। तो 5 से 7 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 में 5 गया 2। फिर 2 से इस 5 में वापस से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, शेष बच गया 1। अब 1 से इस 2 में भाग करेंगे तो 1 दूनी 2, तो कट गया, पूरी तरह विभाजित हो गया, ठीक है। इनका फाइनल आंसर, फाइनल एचसीएफ क्या आया है? 1 आया है। इनका मसा 1 आया। 11 13 का देखते हैं। तो 11 से 13 में भाग करेंगे, 11 एकम 11, शेष बचा 2। फिर 2 से 11 में भाग करेंगे, 2 पचे 10, शेष बचा 1। फिर 1 से इस 2 में भाग करेंगे तो 1 दूनी 2, पूरी तरह विभाजित हो गया। इनका भी मसा फाइनल हीरो बन के आया है 1। फिर इस 13 और 15 का निकालते हैं एचसीएफ। इसका भी 1 ही आएगा, है ना। 13 से 15 में भाग करेंगे तो 13 एकम 13, बचेगा शेष 2। फिर 13, 2 छक्का 12, बचा शेष 1। 1 से 2 में भाग करें, 1 दूनी 2, पूरी तरह विभाजित हो गया। तो फाइनल आंसर इनका भी मसा क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना। अब 1 और 3 का आप निकालेंगे, आप खुद निकाल के देख लीजिएगा, उसका ही महत्तम समापवर्तक 1 ही आएगा, है ना। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने 2 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ा बना के इनका महत्तम समापवर्तक निकाल के चेक किया तो हम ये पाए, हमें जो है कि हमेशा जो है हर दशा में महत्तम समापवर्तक 1 ही मिला है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन है भाई? ऑप्शन ए है, ठीक है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया विषम संख्याओं का। चलिए जरा हम 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इनमें जो है लगातार 2 जो है कि वो सम संख्याएं छाड़ते हैं। ये है सम संख्याएं, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 फिर 24, ऐसे लगातार सम संख्याएं अनंत तक जाएंगी, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 संख्या ऐसे जोड़ा बना लेते हैं। पहले 2 और 4 का बनाते हैं, फिर चलिए 6 और 8 का बनाते हैं, फिर 10 12 का बना लेते हैं। लगातार की बात बोला है, ठीक है। मैं ऐसे ही ये करा रहा हूँ, आपको कोई करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस एक प्रैक्टिकल तो हम लोग करें भाई। ये सब भी जान के रखना जरूरी है। कहीं घुमा के आपसे पूछ दिया एग्जाम में कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ऐसे पूछ दे घुमा के, तब आप क्या करेंगे?
तो आपको ये सब होना चाहिए ना, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। 22 और 24, ठीक है। चलिए, तो इनका महत्तम समापवर्तक देखेंगे क्या होगा। ये दो लगातार सम संख्याओं वाला मैं निकाल रहा हूँ, विषम संख्याओं वाला तो मैं निकाल के आपके सामने आंसर दे चुका हूँ, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग से एक क्वेश्चन मैं बना के आपको दे रहा हूँ। तो दो लगातार सम संख्याओं का चलिए वो महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 2 है और ये 4 है, तो इनका महत्तम समापवर्तक 2 दूनी 4, कट गया ना, इनका मस 2 ही आएगा, 2 आया। 6 और 8 का देखते हैं, 6 और 8 6 कम 6, 8 में 6 गया 2, फिर ये 6 में भाग करेंगे, 2 तिया 6, कट गया ना। तो इसमें भी मस क्या आया 2। 10 और 12 में भी 2 ही आएगा, है ना। 10 एकम 10, ये 2, फिर 10, 2 पचे 10, पूरी तरह विभाजित हो गया। इसमें मस आया 2। ये देखिए 16 और 18 में देखते हैं, 16 और 18 में, 16 एकम 16, 16 में 18 में 16 गया 2, मतलब 8 में 6 गया 2, 1 से 1 कट गया। फिर ये 16, 2 8 16, पूरी तरह विभाजित है ना। इसका भी मस आया 2। 22 और 24 का देखते हैं, इसमें भी 2 ही आएगा, 22 एकम 22, 4 में से 2 गया 2, ये कट गया, ये 22, 2 ग्रेम 22 कट गया, तो इसका भी मस आया 2, है ना। तो 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भी क्या आएगा 2 ही आएगा। ओहो, फ्रेम में तो मैं ला ही नहीं पाया, खैर आप ध्यान दे लीजिएगा, है ना। फिर से देख लीजिएगा इसको, ये देखिए इन दोनों का मसा, ये तो 2 से 4 एक ही बार में कट गया। यहाँ पे 6 से 8 जो है नहीं कटा, शेष बचा 2, फिर 2 से मैंने काटा, इसको पूरी तरह विभाजित हो गया, महत्तम समापवर्तक 2 आया। यहाँ पे भी आप ध्यान दे लीजिएगा, 10 और 12 वाले में भी, है ना। 16 और 18 में भी देख लीजिएगा 2 ही आ रहा है मसा। 22 और 24 वाले में देखिए 2 आ रहा है मसा, ठीक है। तो क्लियर है। तो विषम संख्याओं पे मैंने एक बार कोशिश करके देख लिया, तो विषम संख्याओं में मसा आ रहा है 2, लगातार विषम संख्याओं का मसा 1 आ रहा है, और 2 लगातार सम संख्याओं का मसा 2 आ रहा है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही इससे संबंधित एक प्रश्न था, उसमें क्या नाम है, चौथे चैप्टर में था क्या, कि 2 लगातार सम संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, है ना। तो वो 2 था, हम लोगों ने निकाला था, बस थोड़ा अलग तरीके से निकाला था। उनका जो है गुणनखंड विधि समझ लीजिए, महत्तम समापवर्तक हमने निकाला था। तो ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15वां पे हम आते हैं। क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन, बोल रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन से युग्मों का मसा 1 है। अच्छा, तो ये आपका कौन सा है, 15वां है ना। तो सबसे पहली बात ये बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ये बताइए युग्म मतलब क्या होता है। युग्म मतलब अंग्रेजी में होता है PAIR, पेयर, और हिंदी में क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो जोड़े में हों, है ना, उसे हम युग्म बोलते हैं या फिर पेयर बोलते हैं। अब जोड़ा क्या होता है, जैसे आप ग्लव्स खरीदेंगे ठंडी में, ग्लव्स खरीदेंगे तो वो क्या दोनों हाथों में पहना जाएगा ना। तो ग्लव्स खरीदेंगे तो सिर्फ एक ही हाथ का तो ग्लव्स खरीदेंगे नहीं, दोनों हाथ का खरीदेंगे। तो ग्लव्स जो आते हैं, दस्ताने, वो हमेशा जोड़े में आते हैं, ठीक। अच्छा, फिर जूते खरीदने जाएंगे कि ठंडी से बचे रहें, तो जूते क्या एक पैर के तो खरीद के लाएंगे नहीं भाई, एक जोड़ा पैर है आपके पास, यानी 2 पैर है, तो दोनों पैरों में पहनने के लिए लाएंगे, तो वो जोड़े में खरीद के लाएंगे, है ना। एक जोड़ी जूता में 2 जूते होते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, मतलब कि जहाँ पे 2 चीज़ों एक साथ मिलती हैं वो जोड़े में मिलती है, ठीक है। हम लोग की आँखें देखिए जोड़े में हैं, 2 आँखें हमारे पास, है ना, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये सारी संख्याएं जोड़े में हैं, ठीक है, पेयर में हैं, इनका युग्म है। तो ऐसे ही देखिए इनका जो है, इनके ऑप्शंस पे आप ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपका A 5 और 15, है ना। ऑप्शन B है 4 और 20, और ऑप्शन C है आपका 3 और 15, और D में क्या है 2,5, ठीक है। तो ये देखिए ये संख्याओं का युग्म है, जोड़ा है ना, जोड़े में ये संख्याएं दी गई हैं, हर जोड़े में 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो कह रहा है निम्न युग्मों में कौन से युग्मों का मसा 1 है। इनमें कर ये सब जोड़े में संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन से जोड़े का महत्तम समापवर्तक 1 है।
तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक तो भैया 5 होगा, 5 से दोनों विभाजित होंगे कि नहीं। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक तो 4 होगा, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक तो 3 होगा। यही दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ठीक है। और एक बात बता देते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जो जोड़े में ऐसे हों, है ना, और उनका महत्तम समापवर्तक अगर 1 होता है तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, वह संख्या कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जैसे ये 2 और 5, इनका महत्तम समापवर्तक 1 था ना, तो ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, है कि नहीं। इंग्लिश में इन्हें बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। क्लियर, ठीक है। तो यही है, को प्राइम नंबर्स हमें ढूंढना था बस, है ना। ऐसी संख्याएं जिनका जो है महत्तम समापवर्तक 1 हो, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसमें मौसा निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, आप निकाल लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 16वां। देखिए अभी 15वां में इसका जिक्र किया और तब तक जो है 16वां में ही आ ही गया। इसका मतलब को प्राइम नंबर जो है सह अभाज्य संख्याएं, इनकी उम्र बड़ी लंबी है, हाँ ऐसा ही कहा जाता है ना, जिनको याद किया वो हाजिर हो जाए तो, ठीक है। दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा है, इसे पूछ दिया सीधे सीधे, दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा है, यानी दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। ऑप्शन ए ही है आपका, ऑप्शन ए क्या है, 1 है ना। मैंने बताया था अभी कि दो सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। अब बी, सी और डी पर ध्यान ही नहीं देना है ना, ठीक है। तो चलिए ये तो ख़त्म हो गया, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, 17वां कह रहा है, इसमें क्या भाटिया जी वाला सवाल है। मैडम भाटिया हैं, इसमें क्या बोल रही हैं, क्या है इनके बारे में। ये है कि श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। तो भाई पेंसिल्स और रबर्स बांट रही हैं, पेंसिल्स और रबर्स बांट रही हैं। ये कितने कितने पेंसिल कितने हैं, 75 पेंसिल हैं, और रबड़ कितने हैं, 60 रबड़ हैं, ठीक है। तो पेंसिल रबड़ इनको बांटना है, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। अब भाई इससे कैसे आप पता कर पाएंगे, कोई जो है अपने क्लास में या अपने स्कूल में किसी क्लास में पेंसिल और रबड़ बांटेगा, तो पेंसिल रबड़ बांटने से आप कैसे पता कर लेंगे कि जो है कि उनकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, है ना। अब कोई ऐसे पहली बार देखा कि जिसको ये चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो कहेगा कि भाई ये तो भाई बेतुके प्रश्न दे रहा है ना, तो ये तो हाफ माइंड टाइप में है। तो भाई ऐसे ना कहिए, ये लगाया जा सकता है ना। इसमें सारा डेटा जो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए चाहिए वो आपके सामने मौजूद है। इसमें देखिए एक टीचर हैं श्रीमती भाटिया जी, वो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर ना सबको बराबर बांटेंगी। क्या बांटेंगी, 75 पेंसिल और 60 रबड़ बांटेंगी। तो बराबर बांटना है, एक भी कम नहीं होना है, एक भी ज़्यादा नहीं होना है, और ये भी नहीं है कि इनको बांटने के बाद कुछ बचना है या किसी को कम पड़ जाना है ना। ऐसा ना हो कि भाई 60, मान लो कि 60 बच्चे हैं उस क्लास में, तो 60 रबड़ बांट दिए सब में और एक ठो पेंसिल बांट दिए, तो 15 ठो पेंसिल बच जाएगा, है ना। तो बचना भी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा बट भी जाना चाहिए और बराबर बटना चाहिए, है ना। कोई एक चीज़ ज़्यादा मिल रहा हो, दूसरा चीज़ कम मिल रहा है तो चलेगा, लेकिन सबको बराबर मिलना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये रहे 60 रबड़ और ये रहे आपके 75 पेंसिल, ठीक है। ये आपके रबड़ है और ये आपके पेंसिल है, ठीक है, रबड़ और पेंसिल। अब इनको हम लोग बांटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बांटने की कोशिश करें। तो चलिए अगर एक रबड़ बांटेंगे सब में तो कुल कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, 60 विद्यार्थी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बांटेंगे तो 1 सठियम 60 विद्यार्थी हो सकते हैं। अगर दो रबड़ बांटेंगे तो कितने विद्यार्थी होंगे, 30 विद्यार्थी होंगे, है कि नहीं, 30 विद्यार्थी होंगे। तभी ना दो बांटेंगे तो 30 दूनी 60 खत्म हो जाएगा।
अगर 3 विद्यार्थी होंगे तो 3-3 रबड़ सबको बांटेंगे, है ना। ऐसी संख्या हमको पकड़ना है जो इस 60 को पूरी तरह विभाजित कर दे, है ना। ये नहीं कि कुछ भी पकड़ने लगे, है ना। तो अगर 3-3, देखिए 3-3 मैं क्यों पकड़ा हूँ कि 3 जो है इस 60 को विभाजित कर सकता है, बराबर बराबर सब में बांटना है ना, तो इसलिए मैं ऐसी संख्याओं को पकड़ रहा हूँ। अगर 3-3 रबड़ सबके में बांटने लगे तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे जिनमें ये 60 रबड़ बट जाए, तो 20 विद्यार्थी होंगे, ठीक है। कैसे? 3 विषयम 60, ठीक है, बट के ख़त्म हो जाएगा। फिर 4 से विभाजित हो सकता है ये ना, हाँ हो जाएगा, 15 चौको 60। तो अगर 4-4 रबड़ सब में बांटना शुरू किया तो टोटल विद्यार्थी 15 विद्यार्थी होंगे, है ना। 4 15 60, बट के ख़त्म हो जाएगा। फिर देखिए 5 से विभाजित हो सकता है, तो 5 रबड़ अगर बांटना शुरू किए तो कितने रबड़ बट जाएंगे सब में, ये आपके बट जाएंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 विद्यार्थी में बट जाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर अगर 6-6 रबड़ बांटना शुरू किए सबके में तो 6 दहा में 60, तो 6 रबड़ बांटना शुरू किए तो 10 विद्यार्थी में पूरी तरह बट जाएगा, ठीक है, समझ गए। ठीक है, ठीक है। 6 के बाद अगर 7 रबड़ तो बांट नहीं सकते हैं ना, क्योंकि 7 जो है 7 से ये 60 विभाजित नहीं होगा, 8 से भी नहीं विभाजित होगा, 9 से भी नहीं विभाजित होगा, 10 से विभाजित हो सकता है। तो 10-10 रबड़ अगर बांटना शुरू किए तो 6 विद्यार्थियों में बट के ख़त्म होगा, ठीक है। 10 6 का 60, तो 11 से विभाजित नहीं होगा, 12 से, तो 12-12 अगर रबड़ बांटना शुरू किए तो 12 5 60, 5 विद्यार्थियों में बट के समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर 15 रबड़ सभी बच्चों को बांटना शुरू किए तो 15 चौके 60, 4 विद्यार्थियों में बट के ख़त्म हो जाएगा। 20-20 रबड़ बांटें तो 20 तियाँ 60, 3 विद्यार्थियों में बट के ख़त्म होगा। 30-30 रबड़ अगर बांट दें तो 30 दूनी 60, 2 विद्यार्थियों में बट के ख़त्म हो जाएगा। और 60 रबड़ को पूरा इकट्ठे बांट दें तो एक ही विद्यार्थी को मिलेगा, वो चुपचाप ले जाके बेच देगा कहीं किसी और को, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये तो हो गया 60 का बंटवारा हमने किया है। अब 75 को बांट के देखें। 75 रबड़ जो है कि ये एक एक करके बांटे, अगर हम लोग एक एक रबड़ सबको बांटना शुरू करें तो कुल कितने विद्यार्थियों में बढ़ जाएगा, 75 विद्यार्थियों में बढ़ जाएगा, ठीक। 2-2 करके बांटेंगे तो नहीं बटेगा भाई, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है ना, 2 से विभाजित होगा नहीं। 2-2 बांटना शुरू करेंगे तो 1 शेष बच जाएगा। और जबकि बांटने के लिए बोला है बराबर बराबर रबड़ है, अरे पेंसिल है ना, पेंसिल बांट रहे हैं अब हम, तो बराबर बराबर पेंसिल बांट रहे हैं। अगर 2-2 बांट रहे हैं तो सबको 2-2 मिलना चाहिए, है ना। तो ये 75 अब जो है पेंसिल बांटना है तो भाई इसमें तो शेष 1 बच जाएगा कहीं, ठीक है। तो 3-3 करके बांटें, बढ़ सकता है। देखिए 7 5 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, तो 75 भी 3 के पहाड़ा में आता है, तो इसका मतलब ये 3-3 पेंसिल बांट सकते हैं। 3-3 पेंसिल करके बांटेंगे तो ये 25 लोगों में बढ़ जाएगा भाई, 25 या 75 होता है, ठीक है। तो 4-4 पेंसिल तो नहीं बांट सकते हैं, 5-5 पेंसिल बांट सकते हैं। 5-5 पेंसिल बांटेंगे तो 5 का 5, 5 बचे 25, 15 लोगों में बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, 6-6 पेंसिल नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। 7 पेंसिल नहीं, 8 पेंसिल नहीं, 8-8 पेंसिल नहीं बांट सकते हैं ना। ऐसी संख्या को पकड़ेंगे जो 75 पूरी तरह विभाजित कर दे। फिर 9-9 पेंसिल बांट सकते हैं क्या, नहीं, 7 5 12 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर 10-10 पेंसिल नहीं, फिर 11 पेंसिल नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15-15 पेंसिल ही बांटेंगे, ठीक है। अगर 15-15 पेंसिल करके बांटेंगे तो 5 लोगों में बटेगा, 15 5 75। फिर 25-25 पेंसिल बांटेंगे तो सिर्फ 3 लोगों में बट के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 25 या 75। अब 75 पेंसिल पूरा इकट्ठे बांट दिए तो एक अकेला लड़का लेके फरार हो जाएगा, ठीक है, कि हम ही रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये हमने बंटवारा कर दिया रबड़ और पेंसिल का, है ना। तो देखिए इसमें जो है जो एक समान जो है ये संख्याएं हैं, है ना। जैसे अब रबड़ एक एक लोगों में बांटा है, इसमें एक एक पेंसिल लोगों को बांटा है। तो देखिए इन लोगों को जो है जो एक समान ये मात्राएं जो ये ऊपर नीचे दोनों संख्याओं के ये गुणनखंड ही है ना, गुणनखंड है या फिर अपवर्तक है ना। जो एक समान अपवर्तक हैं या गुणनखंड है इन संख्याओं का, इनको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हो गया ये एक, और क्या है, और कौन है भाई एक समान, ये 3 है, 3 है। फिर और क्या है, और ये 5 है एक समान, 5। और एक समान क्या है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं, 15 है एक समान, है ना, 15। फिर और कोई भी एक समान नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक समान के जो है गुणनखंड है, अवनिष्ठ गुणनखंड, ये हमने छाट लिया, ठीक है। ये एक समान जो इसके ये अपवर्तक हैं, समापवर्तक, इनको मैंने छाट के अलग कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या कहा है कि श्रीमती भाटिया ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर और 75
पेंसिलें वह 60 रबड़ बांटती हैं, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं, है ना। ठीक है भाई, अधिकतम विद्यार्थियों को हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर एक एक पेंसिल एक एक रबड़ बांटना शुरू करेंगे, ये देखिए ये 60 है, ये आपका 75 है। ठीक, तो अगर एक एक पेंसिल और एक एक रबड़ बांटना शुरू करेंगे तो ये 60 बच्चों को बटेगा, ये 75 बच्चों को बटेगा। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए, अच्छा ये समझ लीजिए बच्चों की संख्या ये आई है। ठीक है, ये क्या आया, छठ के बच्चों की संख्या। अगर सिर्फ कक्षा में एक बच्चा है तो ये 60 जो है, ये जो है 60 रबड़ जो है इकट्ठे इसको मिल जाएंगे, ये 75 भी इकट्ठे मिल जाएंगे। तो भाई पूरी की पूरी मात्रा ही इसको मिल जा रही है, बराबर बराबर, है ना। अच्छा, अगर कक्षा में सिर्फ 3 बच्चे हैं तो ये 60 रबड़ में से इसको कितने मिलेंगे, 20 रबड़ मिलेंगे, है ना। 3 बच्चों में हर एक बच्चे को 20-20 रबड़ मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 20-20 रबड़, 20 तियाँ 60। और कितनी पेंसिलें मिलेंगी तीनों बच्चों को, ये आपके मिलेंगी 25-25 पेंसिलें मिलेंगी, 25 तियाँ 75। ठीक है, तो देखिए ये 3 बच्चे अगर होंगे, ये बच्चों की संख्या। ठीक है, ये बच्चे, ये आपका रबड़, ये पेंसिल्स। ठीक है, तो अगर ये 60 रबड़ जो है एक एक बच्चों में बांटेंगे, एक ही बच्चा अगर मान लीजिए उस क्लास में है तो सिर्फ उसी को देंगे, तो ये 60 के 60 उसको दे देंगे, है कि नहीं। और ये 75 के 75 पेंसिल इसको दे देगा। ठीक है, ये सारा का सारा रबड़ और पेंसिल पा जाएगा। ठीक, इसमें से बारी बारी हम उठा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर उस कक्षा में ये अगली संख्या 3 है ना, 3 बच्चे होंगे, तो अगर तीनों बच्चों को हम लोग रबड़ और पेंसिल बांटना शुरू करेंगे तो हर एक बच्चे को 20-20 रबड़ मिलेगा। कैसे, 20 तियाँ 60 होता है ना, 3 से इसमें भाग करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, 20-20 रबड़ मिलेंगे। और ये पेंसिल कितने मिलेंगी, पेंसिल जो मिलेंगी आपको 25-25 पेंसिल मिलेंगी। ठीक है, 25 तियाँ 75। ठीक, अगर 5 बच्चे होंगे उस कक्षा में तो आपको कितना मिलेगा, 12 रबड़ मिलेगा, है ना, क्योंकि 12-25 60। और दिख रहा है क्या, हाँ, ज़्यादा अगर आपको झमेला लग रहा है ना तो ये मैं आगे की तैयारी के लिए ये इस तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो बहुत दिमाग मत लगाइएगा, मैं भी फाइनली इसका आंसर बता देता हूँ इससे भी आसान तरीका में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कक्षा में 5 बच्चे हैं तो सभी बच्चों को 12-12 रबड़ मिलेगा और 15 पेंसिल्स मिलेंगे। ठीक है, कैसे, इस 5 से 60 हम भाग करेंगे, 12-5 60 होगा। ये 5 से 75 भाग करेंगे, 15-5 75 होगा। तो यानी 5 बच्चे अगर होंगे तो हर एक बच्चे को 12-12 रबड़ मिलेगा और 15-15 पेंसिल मिलेगा। ठीक, और अगर कक्षा में 15 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को 15 चौके 60, 4-4 रबड़ मिलेंगे और 15-5 75, तो 5-5 जो है पेंसिल्स मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली जो है उसमें अधिकतम बच्चों की संख्या पूछा है ना, तो अधिकतम बच्चे कितने होंगे, 15 बच्चे होंगे, जिनमें से प्रत्येक बच्चे को 4 रबड़ और 5-5 पेंसिल्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जिनको ये समझ में आया वो तो ठीक है, उनको तो भैया मुबारक हो, आपको अच्छी चीज़ समझ में आ गई है। आगे के जो चैप्टर्स हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे भी समझा सकता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ इतने पे आइए, इतने पे से कैसे हमें आंसर पाना है। देखिए, तो ये तो हो गया इनका एक तरह से समझ लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, HCF महत्तम समापवर्तक हो गया। महत्तम समापवर्तक में जो सबसे बड़ी संख्या है 15, है ना, तो यही जो है इसी को पकड़ेंगे। ये अधिकतम उनकी कक्षा में 15 बच्चे होंगे, है ना, 15 बच्चे होंगे जिनको ये 60 और 75 पेंसिल बराबर बराबर मात्रा में बांट सकती है ना। ये इनमें जो है 60 रबड़ और 75 पेंसिल्स ये बराबर बराबर मात्रा में बांट सकती है ना। तो कितना कितना रबड़ सबको देंगी, 15 चौको 60, तो 4-4 रबड़ सबको देंगी। और कितने कितने पेंसिल देंगी सबको, तो 15-5 75, 5-5 ठो पेंसिल सबको देंगी। ठीक है, यानी एक बच्चा जो है आपका वो 4 ठो रबड़ पाएगा और 5 ठो पेंसिल पाएगा। ठीक है, 4 रबड़ और 5 पेंसिल हर एक बच्चा पाएगा, है ना। तो 15 बच्चे, 15 चौको 60 और 15-5 75, 60 रबड़ और 75 पेंसिल पाके अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, तो वही फाइनल आंसर आपके है 15 है ऑप्शन आपका बी। ठीक है, तो उनकी कक्षा में अधिकतम 15 विद्यार्थी थे जिनको कि बराबर बराबर मात्रा में वो पेंसिल और रबड़ बांट के
दे देंगी। क्लियर? ठीक है। अब जो है, अब ये तो ठीक है, महत्तम समापवर्तक हम निकाल लिए, है ना, इससे संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम बना लिए। अब जो है हम सॉल्व करेंगे ये पावर वाले एचसीएफ जो होते हैं, जो अभाज्य गुणनखंडों में, जैसे कुछ अभाज्य गुणनखंड जिनके दे दिए गए हैं और उनका महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। तो ठीक है, निकालना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन? ये 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 का मासा पूछ देगा, कौन सा होगा, है ना। इनका मासा पूछ दिया है। तो भैया इनका मासा कैसे निकाला जाता है आप भी जानते हैं। ऐसी संख्या ढूंढना है जो इन दोनों संख्याओं की, देखिए ये इनका गुणा करने पे एक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये किसी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड है ना। और यहाँ पे भी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की ये संख्याओं का जो गुणा हुआ है, ये भी किसी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर? ठीक है। तो वो दो संख्याओं की बात हुई है, दो संख्याओं का सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड दे दिया है। इनका मसो हमें ज्ञात करना है। इनमें ऐसी संख्याएं ढूंढें जो इन दोनों में कॉमन हो। सबसे पहले 2 तो इसमें है नहीं, 3 है, 3 दोनों में है। देखिए ये 3, ये भी रहा 3, ठीक, 3 उतार लिया। फिर और देखिए और कौन सी संख्या कॉमन है, ये 5, यहाँ भी 5 है, गुणे 5, और ये 7 है दोनों में, हाँ 7 इसमें भी है, इसमें भी 7 है, तो गुणे 7, ठीक, उतार लिया। और कोई संख्या कॉमन है इन दोनों में? नहीं। और ये संख्या क्या पावर में दी गई हैं? नहीं। तो छोड़िए, यही हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। अब इनका जो है वो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है ना। और यही जो हो गया इन लोगों का ये महत्तम समापवर्तक, 3 गुणे 5 गुणे 7। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपका? ऑप्शन डी है, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि इनको ऐसे क्रम में सजा दे जाए, है ना, कि ऊपर नीचे ये जरा हो जाएंगे ना एक दूसरे के, तो और आसान हो जाएगा। 5 गुणे 7 ये पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, दूसरी संख्या का 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, ठीक। बस अब इनमें छांट लें सिमिलर नंबर्स, ठीक है। कॉमन ये रहा 3, फिर गुणे ये रहा 5, कॉमन दोनों में 5, फिर ये 7 भी कॉमन है तो गुणे 7। तो बस फाइनल आंसर आपका 3 गुणे 5 गुणे 7, जो कि आपका ऑप्शन डी दिख रहा है। यही आपका महत्तम समापवर्तक, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका दिखा रहा है, ये भी कुछ संख्याओं, 3 संख्याओं का ये दिया है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। तो ये है आपका 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9, अच्छा, फिर कॉमा 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 11, ठीक, तथा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। इनका मासा पूछ दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, इन दोनों में, इन तीनों संख्याओं के जो है अभाज्य गुणनखंड में, ये 2 देखिए तीनों में है कि नहीं, 2 को उतार लिया, गुणे 3 देखिए तीनों में है, गुणे 3, और ये 7 है क्या तीनों में? नहीं। 9 है क्या तीनों में? नहीं। बस बात ख़त्म। हमें सिर्फ ऐसी संख्याएं पकड़ना जो इन तीनों में मौजूद हों, ठीक है। तो 2 और 2 गुणे 3 इन तीनों में मौजूद हैं, बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो। तो यही इसका जो है आपका वो आ गया आंसर, इन सब का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी। क्लियर? देखिए ऑप्शन से ही आपका मिल जा रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन कर रहा हूँ, क्वेश्चन से ही मिल रहा है इसका आंसर। अब तीसरा में क्या है, इसमें भी देखिए 3 संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड है, और वो भी है पावर में। गजब, देख लेते हैं इसको भी, कोई हार्ड नहीं है। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 5 है पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है? 2 के पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7, ठीक। और तीसरी संख्या क्या है? तथा 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 2, फिर गुणे 13 ऐसे। इनका मौसा निकालना है। मौसा निकालना है तो भाई सीधी सी बात है, अब इनसे ऐसी संख्या पकड़ेंगे जो इन तीनों में कॉमन हो, ठीक है। और कौन सी संख्या पकड़ लेंगे? इसमें पकड़ेंगे हम बेस वाली संख्या, ठीक है। जैसे ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर, तो बेस हम लोग को कॉमन ढूंढना है। तो देखिए 2 कॉमन है तीनों में, 2 उतार लिया, ठीक। अच्छा,
अब क्या है, इनमें पावर अब देखेंगे, इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी 2 के पावर 2 है, इसके 2 के पावर 3, इसमें 2 के पावर 4, तो सबसे छोटी पावर ये 2 के पावर 2 पकड़ लिया हमने, लिख लिया। ठीक, फिर गुणे का चिन्ह लगाया, क्यों, क्योंकि अभी और संख्या हमें कॉमन दिख रही है इसलिए गुणे का चिन्ह लगा दिया, वरना मैं लगाता नहीं। ठीक है, तो अगली जो है, अगला बेस कौन सा कॉमन है, ये 3, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। पावर पे ध्यान देंगे, पावर 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, सबसे छोटा पावर कौन है, 3 के पावर 2, तो गुणे 3 के पावर 2। क्लियर। फिर अगली कौन सी संख्या इन तीनों में कॉमन है, तो देखिए ये है आपका 5, इसमें भी 5 है, इसमें 5 और इसमें भी 5, तीनों संख्याओं में जो है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 5 कॉमन है, तो गुणे 5 मैंने लिख लिया। इसमें सबसे छोटी पावर कौन है, तो इसमें 5 के पावर 5, इसमें 5 के पावर 2, इसमें 5 के पावर कुछ नहीं है, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, चाहे मत लिखें, कोई समस्या नहीं है। तो बस 5 के पावर 1 है ना, यानी 5 के पावर कुछ नहीं जो है वही इनमें जो है तीनों में ये उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, नोट कर लिया, यही फाइनल आंसर है आपका, और कोई संख्या इसमें बच ही नहीं रही जिसको हम इसमें से कॉमन ढूंढें। ठीक है, क्लियर। हमेशा जो है सबसे छोटी संख्या को पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनमें देखिए मुझे लगा सबसे छोटी संख्या यही है, क्योंकि इसमें 2 3 5 है, इसमें 2 3 5 और 7 तीनों संख्याओं का गुणा है ना। पावर को हम इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, है ना, हम सीधे कॉमन पकड़ने के चक्कर में हैं, इसलिए पावर को इग्नोर कर रहे हैं। और इसमें देखिए 2 3 5 7 और 13 तीनों ये 5 संख्याएँ दी हुई हैं। ठीक है, तो हम जो है सबसे कम जिसमें संख्या होती हैं उसको पहले ध्यान देते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5, ये आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें, है ना, उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए हैं। अभी कुछ और हट के क्वेश्चंस हैं, महत्तम समापवर्तक से भी रिलेटेड और लघुत्तम समापवर्तक से भी रिलेटेड। ठीक है, तो इन दोनों से संबंधित और कुछ प्रश्न हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।